नमस्कार देश के नौजवानों, माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार देश के नौजवानों। तो हमने पीछे वाली कक्षा में जो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में शायद हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो तीनों की शायद हमने जो वैज्ञानिक थे उसके बारे में चर्चा कर ली थी, ठीक है। और यहाँ पे था उसके बाद में कि लगभग या किससे प्राप्त या जो भी हैं कि किरणें थी आपकी एनाल किरणें जो भी थी उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है। तो हमारा जो क्या चल रहा है आपका जेड केमिस्ट्री चल रही है, ठीक है, जेड केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर जो आपका है कि पीछे वाली कक्षा में क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ये था, कन्फ्यूजन की वजह से यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो आपका परमाणु है उसमें अगर हम जैसे अगर आएगा जैसे किसकी बात करते हैं परमाणु, और परमाणु में किसकी बात कर रहे थे हम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे थे। किस की बात कर रहे थे हम, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन की हम बात कर रहे थे इसमें। तो इसमें जो आपका न्यूट्रॉन का देखो ध्यान से, इस न्यूट्रॉन में जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत लगभग या तो क्लियर था, परंतु कहने का कोई चीज़ होती है कि दिमाग से निकल जाती है। तो इसका मतलब ये था कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोटॉन की खोज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रोटॉन की खोज। तो प्रोटॉन की खोज यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इसमें रदरफोर्ड। क्या होगा इसमें, रदरफोर्ड होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, और यहाँ पे इसका जो नाम भी है किसने दिया था, नाम भी रदरफोर्ड ने ही दिया था, इस बात का ध्यान रखना है। लगभग 1920 कहीं पर आपको 1919 से मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखना है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने 1920 में, और नाम भी किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। वो पीछे वाली कक्षा में कहने का दिमाग से निकल जाने की वजह से कि जो इसमें क्या था आपकी एनोड किरणें थी, एनोड किरणें कह सकते हैं, आपकी कैनाल किरणें कह सकते हैं, उनकी खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने उन किरणों की खोज की थी, इस बात का ध्यान रखना है। कब की बात है वो, 1886 की बात है। तो दोनों में कन्फ्यूजन है, ध्यान रखना, फिर बोलो वापस रिपीट कर रहा हूँ। यदि आपसे पूछें कि प्रोटॉन की खोज, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो पीछे वाली कक्षा में बिल्कुल क्लियर चलेगा, ठीक है। परंतु इसका थोड़ा बहुत दिमाग की वजह कहने का मतलब निकल जाने की वजह से, ठीक है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, नाम भी किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। इसने तो एनोड की बात करते हैं गोल्डस्टीन, जो आपका क्या इसमें गोल्डस्टीन, यह आएगा इसमें गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने तो क्या किया था, यहाँ पे एनोड किरणों की खोज की थी, किसकी, एनोड किरणों की खोज की थी, ध्यान रखना आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को इसमें। उसके बाद में एक और देखते हैं कि जो कल हमने पढ़ा था AMU, क्या पढ़ा था, AMU, इसका मतलब क्या आपका एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, क्या होती है, परमाणु और आपका ये द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, AMU होती है। इसे यहाँ पर आपको जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे आपका 18 क्या लिखा मैंने, AMU कह सकते हैं, तो यहाँ पे A आएगा। अब A को हम क्या, इस AMU को हम A भी लिख सकते हैं, एक सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, U आएगा, इसको हम U भी कह सकते हैं। इसे करते हैं आपका यूनिफाइड कहते हैं, एकीकृत, एकीकृत द्रव्यमान क्या कहते हैं इसे, एकीकृत द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। देखो फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज किसकी बात करते हैं, रदरफोर्ड ने 1920 में की। और उसके बाद में यहाँ पे इसका नाम भी किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, ठीक है। और उसके बाद में न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने की, ठीक है। जिस प्रकार हमारा क्वेश्चन था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, एंटोनी लेवेजिए ने, ठीक है। तो इनमें भी यहाँ पर दोनों में कन्फ्यूजन था कि बाद में देखा गया कि जब एनोड किरणों की खोज तो किसने, गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। जब भी आप कहने का पहले की जो किताबें हैं, या मान लीजिए आप पहले की जो स्टडियाँ तैयारी कर रहे हैं या लगभग, उनमें तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे गोल्डस्टीन मिलेगा। परंतु वास्तविक किसको माना जाता है, वर्तमान में रदरफोर्ड ने ही कहने का मतलब जो प्रयोग किया गया था, वो जो आपका अल्फा कण प्रकीर्णन, उसके आधार पे ही रदरफोर्ड को ही प्रोटॉन की खोज का जनक माना जाता है, ठीक है। चलो आगे आते हैं।
अगला जो हमारा टॉपिक चल रहा था, अब देखना है हमें कि परमाणु, एक मिनट थोड़ा सा मैं आपका वीडियो चेक कर लेता हूँ क्लियर है या नहीं है, नहीं तो आपको पता है कि मेहनत बेकार चली जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। हाँ बिल्कुल क्लास ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, मेरे को लग रहा है ऊपर वाला तो क्लियर है, ये वाला शायद आपको मेरे को लग रहा है नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे मान लो आप यह आएगा इसमें जेड केमिस्ट्री, और वैसे तो मान लीजिए जो नौजवान रेगुलर क्लास ले रहा है उसको तो मालूम है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि यदि इस क्लास का प्रॉफिट उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास लेता है। आपने 2 दिन बीच में क्लास मिस कर दी फिर ले रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कभी कभार जैसे मान लीजिए अभी क्वेश्चन था, ठीक है, पीछे वाली कक्षा में फिर मान लीजिए इसका आंसर अलग था तो यहाँ पे इसका अलग हो गया, तो वो क्या सोचेगा शायद ये, तो पूरी क्लास देखोगे या पूरी जो वीडियो लेंगे जब भी आपको मालूम चलेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की हम जानकारी कर चुके हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे परमाणु संख्या, किसकी बात करते हैं, परमाणु संख्या क्या आएगा, परमाणु संख्या के बारे में। यानी कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी तत्व है, उस कोई भी तत्व को हम किस प्रकार से व्यवस्थित करें, उसका प्रतीक क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा कि सर जो आपका परमाणु था, इस परमाणु के जो ये नाभिक है, क्या है, ये जो आपका नाभिक दिख रहा है, इस नाभिक में क्या क्या होगा, इस नाभिक को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, न्यूक्लियन भी कहते हैं। नाभिक को हम न्यूक्लियन भी कहते हैं। यानी इसका मतलब सर इसमें क्या है, न्यूट्रॉन प्लस आपका प्रोटॉन, क्या है, N+P का योग क्या कहलाता है, आपका नाभिक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें सर ये क्या था हमारा, ये आपका उदासीन, क्या होता है, उदासीन, और ये क्या होता है इसमें आपका प्लस, यानी बात करते हैं धनावेश होता है। तो इसका मतलब जो आपका नाभिक होता है वो नाभिक क्या होता है बताओ, इसमें धनावेशित होता है। ये शायद हमने पीछे वाली कक्षा में चर्चा कर ली, धनावेशित होता है, इस बात का ध्यान रखना है। ये धनावेश किसके कारण है, इसमें धनावेश इस प्रोटॉन के कारण है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो क्या आपका इसमें उदासीन है। परंतु यदि मैं बात करता हूं कि परमाणु के द्रव्यमान की बात करें, किसकी बात करते हैं, यदि परमाणु के द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु के द्रव्यमान में जो नाभिक का द्रव्यमान होगा वो किसका, परमाणु का द्रव्यमान होता है। भाई हमने देखा था पिछले वाली कक्षा में कि इलेक्ट्रॉन का तो द्रव्यमान बहुत नगण्य है, तो इसमें जो नाभिक का द्रव्यमान किसके, N+P के बराबर होगा। क्या होगा, N+P के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे ये लिखा मैंने X और यहाँ पे लिखा मैंने Z और यहाँ पे लिखा मैंने A, इसको समझना है। ये अगर मान लीजिए कोई भी आप किसी तत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं तो इस A को तो क्या लिखते हैं, A तो कहलाता है उसका परमाणु द्रव्यमान, क्या कहलाएगा इसमें, परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा, और क्या आएगा, परमाणु द्रव्यमान होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होगा इसका, परमाणु क्रमांक, और क्या होगा इसमें, परमाणु, और यहाँ पे आएगा वो लिख रहे हैं इसमें आएगा परमाणु और ये क्रमांक, कोई दिक्कत यहाँ किसी को इसमें। और ये बताता है उसके प्रतीक, जो भी आपका तत्व है उसके प्रतीक को बता रहा है, जो भी है उस तत्व के प्रतीक को बता रहा है। ये तो किसको बताएगा, ऊपर वाले जो ए तो हैं परमाणु द्रव्यमान को बताएगा, यानी परमाणु का द्रव्यमान कितना है। और हमने देखा कि सर परमाणु का द्रव्यमान नाभिक का ही तो होता है, जो नाभिक का द्रव्यमान है वो तो क्या होगा, आपकी परमाणु का द्रव्यमान होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो इसमें ए का मतलब सर आपका नाभिक का द्रव्यमान, और हम जानते ए में क्या क्या होगा बताओ, इसमें N+ आपका P, ठीक है। ये भी कह सकते हैं P, यहाँ पे क्या है सर, P इसमें आपके परमाणु क्रमांक, यदि मैं इसको लिख सकता हूँ Z भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आएगा A बराबर N, और यहाँ पे क्या आएगा, इसमें आपका Z आएगा। समझ रहे बात को, इसमें क्या है, यदि हमें नाभिक की बात करते हैं, नाभिक का द्रव्यमान है, न्यूक्लियन है, परमाणु का द्रव्यमान है, उसको हम किसके द्वारा यहाँ से ए के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, और हमेशा ऊपर की ओर लिखा जाता है परमाणु द्रव्यमान। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन लिखा यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना 12,
तो ये तो क्या कहलाएगा सर आपका, ये तो ए कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा इसमें आपका जेड कहलाएगा, ठीक है। और ये इसका क्या कहलाएगा सर एक्स कहलाएगा, प्रतीक है इसका। तो वही बात हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। परंतु हमें देखना है, अब ऐसे बताओ कि सर यदि मान लीजिए ये हमारा परमाणु है और ये आपका नाभिक है, इसमें एन और यहाँ पे क्या आपका इसमें पी है, ठीक है। ये इसमें आपकी न्यूट्रॉन की संख्या है और इसमें प्रोटॉन की संख्या है। तो अब देखो यहाँ पे जितने नाभिक के अंदर, हमने पीछे वाली कक्षा में देखा था कि जितना प्रोटॉन पे आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने प्रोटॉन होंगे उदासीन परमाणु में उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं इसको कह सकता हूँ यहाँ पे, इसको इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बोल सकता हूँ। अरे कोई दिक्कत किसी को इसमें, परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल सकते हैं, और या हम बोल सकते हैं इसको प्रोटॉन की संख्या भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या भी बोल सकते हैं। अरे कुछ बेटर है यहाँ पे कि प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्यों बोला, क्योंकि कोई भी उदासीन परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पे जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जितना परमाणु क्रमांक वही क्या होगा, इसका प्रोटॉन होगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, इसको हम परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, या बोल सकते हैं सर इसे हम न्यूक्लियन, क्या बोल सकते हैं, अरे न्यूक्लियन भी बोल सकते हैं, इसको न्यूक्लियन बोल सकते हैं। या हम बोल सकते हैं इसका आपका नाभिक का भार भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और या हम बोल सकते हैं इसे एन प्लस आपका पी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं इसको एन प्लस आपका जेड बोल सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को इसमें? यहाँ पर जो मैं जानकर दे रहा हूँ वापस रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी हमें तत्व को प्रतीक करना है तो ऊपर वाली जो इसमें यहाँ पे संख्या होती है वो तो किसको बताती है, परमाणु संख्या। ये तो परमाणु संख्या को बताती है, ठीक है। और ये परमाणु द्रव्यमान को बताती है, जिससे हम ए से प्रदर्शित करते हैं और इससे हम क्या करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। इनको हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बोल सकते हैं, इसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम कर सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या मालूम कर सकते हैं, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक उसको हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक का मतलब है कि आवर्त सारणी में उस तत्व को कौन सा स्थान दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में इसके द्वारा हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है, इसमें आपका ए होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियन भी कहते हैं, ठीक है। परमाणु का मास भी क्या होता है, इस पर ही निर्भर होता है, ठीक है। अब यदि मैं आपसे इससे पूछूं, जैसे यहाँ पे देखिए इसको मिटा रहे हैं, अगर छापना चाहो छाप लो, ठीक है, आपकी इच्छा है। लालो लालियों फर्ती छाप लो भाई, फर्ती छाप लिया होगा, ठीक है। आप जो भी हैं छापने में तो आप वैसे एक्सपर्ट, टिपने में तो मौका मिलती है, आप बता देते हैं या टिप लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरी बात, यानी हमने क्या क्या पढ़ा कि सर जैसे आपने ये कार्बन लिखा था और इस कार्बन से आपने कितने, ये 12 है, यानी ऐसे मान लो कि यहाँ पे कितना 12 और यहाँ पे कितना 6। सर ये किसको बता रहा है, सर ए को बता रहा है, और ये किसको बता रहा है, जेड को बता रहा है, या मैं कह सकता हूँ किसको बता रहा है, पी परमाणु क्रमांक को बता रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो ए बराबर क्या क्या होगा, एन प्लस क्या होगा, इसमें पी होगा। यदि आपको ए की जानकारी है, पी की जानकारी है, तो आप एन का मान निकाल सकते हो, एन का मान निकाल सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर सर ए का मान कितना है, 12 है, और एन का मान कितना है, कोई दिक्कत नहीं, मालूम नहीं है। और यहाँ पे पी का मान कितना है, सर पी का मान 6 है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब 6 इधर किस में हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ पे आएगा 12 माइनस 6, एन का मान कितना आएगा, रे एन का मान हो जाएगा इसमें 6। इसका मतलब क्या हुआ, जो कार्बन है, इस कार्बन में कितने परमाणु हैं, इस पर कितना, इसका न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी, इसमें 6 है। अरे कितनी है न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इसमें 6 होती है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, और अगर क्वेश्चन को कैसे घुमाएं, यहाँ पे परमाणु क्रमांक पूछ सकता आपसे, परमाणु क्रमांक, ऐसे क्वेश्चन लिखे आपसे, कोई तत्व है और जिसका अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे परमाणु भार कितना, परमाणु भार बोले तो यहाँ पे ए कितना है, इसमें 40 ग्राम, कितना है, 40 ग्राम है। यहाँ पर हम ये किसकी बात करते हैं, इसे मान लो कितना है, 40 U है।
और उसमें बता रहा है कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन की, और इसमें आपको संख्या बता रहा है कितनी, न्यूट्रॉन की संख्या है इसमें 20, कितनी है 20 इसमें न्यूट्रॉन है। तो बताओ इसमें आपके प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, या उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, या उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या था यहाँ पे सर, A प्लस आपका A बराबर N प्लस आपका क्या इसमें P। तो यहाँ पे रख दो, A का मान कितना है, A का मान 40 है, N का मान कितना 20, P का मान निकालना है तो P को रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर किस में जाएगा 40 माइनस 20, उसके बाद में कितना आएगा, अरे यहाँ पे P का मान कितना होगा 20। इसका मतलब सर कौन सा होगा, 20 में कौन सा होता है, थोड़ा बहुत अवसान याद है, कौन सा इसमें कैल्शियम होगा। ठीक है, तो इसके आधार पे हम जो आपके परमाणु द्रव्यमान है उसकी जानकारी कर सकते हैं। देखो एक तो ध्यान रखना, ये प्रतीक पूछ सकता है आपसे, प्रतीक अगर सिंपल क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से इस तत्व को इस प्रकार प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, तो ध्यान क्या रखना आपको कि नीचे तो क्या आएगा इसमें आपका परमाणु क्रमांक आएगा, ऊपर क्या आएगा इसमें आपकी द्रव्यमान संख्या आती है, या हम कहते हैं न्यूक्लियन की संख्या आती है, बीच में क्या आता है इसका प्रतीक आता है जिसे हम एक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर मैं इसको प्रदर्शित करूँ कैल्शियम को, तो कैल्शियम आ जाएगा यहाँ पे बीच में, उसके बाद में सर परमाणु क्रमांक यहाँ पे कितना आएगा 20, द्रव्यमान संख्या यहाँ पे कितनी 40, इस प्रकार इसको प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो ये परमाणु क्रमांक था या जो आपकी द्रव्यमान संख्या थी, इसकी सिंपल जानकारी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब जो अगला यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है, अगले टॉपिक की बात करें, अरे क्या होगा अगला टॉपिक है, अब इतना तो आपको ही मालूम होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला था देश के नौजवानों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस ही मालूम होना चाहिए, सिलेबस मालूम होना चाहिए। यदि मान लीजिए आप किसी कोचिंग संस्था में अगर कोचिंग कर रहे हैं, आप जहाँ पर भी अगर मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन पे कहने का मतलब भी नहीं कि वो तैयारी करवाने हैं। कभी कभार क्या होता है कि कोई टीचर्स होते हैं उनके भी दिमाग से टॉपिक छूट जाता है, तो आपको भी ध्यान होना चाहिए कि अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर आपकी जो केमिस्ट्री है उसका लगभग आगे वाला टॉपिक कौन सा होगा इसमें, आवोगाद्रो, क्या होगा इसमें, आवोगाद्रो का नियम, आवोगाद्रो कह सकते हैं, या आवोगाद्रो क्या कहलाएगा इसमें, आवोगाद्रो का नियम, आवोगाद्रो का नियम हमें देखना है क्या होता है आवोगाद्रो का नियम। किसी को मालूम है थोड़ा बहुत, अरे किसी को मालूम है तो बताओ थोड़ा बहुत। ठीक है, मैं क्लास देख लेता हूँ कितनी लंबी बन रही है आपकी। ठीक है, कोई बात नहीं, 17 की हुई है, ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही है। हाँ रे भाई बताओ रे लाल फर्तियों से, आवोगाद्रो का नियम क्या होता है। अरे फुर्ती से बताओ रे, आवोगाद्रो का नियम क्या होता है, या अगर किसी को थोड़ा बहुत भी याद है तो बैठे होंगे आराम से। ठीक है, देखो इधर, अब यदि इस नियम को समझने के लिए हमें दो नियम पीछे वाले लगभग 2 या 3 नियम याद होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये आवोगाद्रो कब की बात है, 1811 की बात है। कब की बात है, 1811 की बात है। आवोगाद्रो को देखो ध्यान से, इसका पूरा नाम क्या था, एमिडियो, क्या नाम था, एमिडियो आवोगाद्रो, क्या नाम था, आओ और ये गाड़ दो भाई, आवोगाद्रो, इसमें आएगा गार्डो। ठीक है, ये होगा आवोगाद्रो। ठीक है, कब की बात है, 1811 की बात है। ठीक है, अब 1811 में आप पे थे या नहीं थे मेरे को तो नहीं मालूम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब आपने एक नियम पढ़ा था 1808 में, एक नियम पढ़ा था जॉन डोल्टन, क्या नियम पढ़ा था रे, 1808 में आपने एक नियम पढ़ा था जॉन डोल्टन, क्या पढ़ा था, जॉन डोल्टन का आपने नियम पढ़ा था। इस नियम के अनुसार क्या थी, लगभग हमने 6 बातें पढ़ी थी। 6 में से एक मुख्य बात ये निकल के आती है कि जो पदार्थ होता है या पदार्थ के जो तत्व होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो निश्चित अनुपात में क्या करते हैं, संयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या था, एक सरल अनुपात हमें प्राप्त होता है। क्या होता है, सरल अनुपात हमें प्राप्त होता है। ये बात किसने कही थी, जॉन डोल्टन ने। उसके अलावा इसकी अगर मुख्य बात देखते हैं कि परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है रे, परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। क्या होता है,
पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। ये बात भी इसने बताई, ठीक है। तो यहाँ पे 1808 में जॉन डोल्टन ने कहने का मतलब परमाणु खोज का श्रेय जॉन डोल्टन को जाता है और परमाणु शब्द भी किसने, जॉन डोल्टन ने ही दिया था। उसके बाद में एक नियम और आता है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, जो जॉन डोल्टन था, सरल अनुपात हो गया, अविभाज्य हो गया। एक जो गैसीय आयतन का नियम था, अगर आपको याद है पीछे वाली कक्षा में मैंने आपको बताया था, गैसीय आयतन का नियम किसने दिया था, आपका गेलुसेक ने दिया था। तो ये नियम भी कहता है कि गैस भी क्या करती है, जो आपका समान ताप दाब एक निश्चित अनुपात में क्या करती है, संयोग करती है, ठीक है। परंतु अब एक समस्या उत्पन्न हो रही है। एक समस्या ये थी कि एक वैज्ञानिक था यहाँ पर बर्जीलियस, क्या था, बर्जीलियस था। अब बर्जीलियस और जॉन डोल्टन दोनों में थोड़ी बहुत यहाँ पे क्या होती है, टकरार उत्पन्न होती है। क्या होती है, टकरार उत्पन्न होती है। इस टकरार को हमें देखना किस प्रकार। बर्जीलियस क्या बोलता है, वैज्ञानिक ध्यान रखना कौन था इसमें, बर्जीलियस। इससे यदि हम चाहें तो इसको घटना के अनुसार काल्पनिक घटना भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बर्जीलियस क्या बोलता है कि समान ताप दाब पर, ध्यान रखना, बर्जीलियस ये बोल रहा है कि समान ताप दाब पर क्या होगा, समान ताप और दाब पर, समान ताप दाब पर जो गैसें पाई जाती हैं उसका, या समान ताप दाब पर गैसों को जो आयतन होता है उसमें परमाणु की संख्या समान होती है। क्या होती है, समान ताप दाब पर समान आयतन पर, क्या होगा, समान आयतन पर यहाँ पे क्या होती है, परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। ये बात कौन बोल रहा है, ये बर्जीलियस बोल रहा है। 1808 में ये नौजवान था और यहाँ पे कौन था इसमें, आपका ये बर्जीलियस था, ठीक है। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को इसमें। अब देखो कि आगे ये इस बात को लेके बैठ रहे, परंतु जब इसने कहा, जॉन डोल्टन कहता है तेरी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं, हम मानते हैं कि आपने नियम दिया है, हम आपकी बात से सहमत हैं, इसको सिद्ध करके बताओ। तो इसने क्या किया कि जैसे यहाँ पर H और 2, यहाँ पर आपका Cl2 और उसके बाद में यहाँ पे क्या कहलाएगा आपका HCl, क्या आएगा आपका HCl आएगा, H2Cl2 यहाँ पे कहलाएगा आपका इसमें HCl। तो क्या बनेगा इसमें, सर आपका HCl बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये यहाँ पर आपकी एक आयतन, ये भी एक आयतन है, ये भी कितनी, इसमें आपकी एक आयतन नहीं, कितनी होगी आपकी, 2 आयतन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इस बर्जीलियस से ये पूछा गया कि आप यहाँ पर एक छोटी सी बात और समझो। इससे पहले एक होता है परमाणु, क्या होता है आपका परमाणु। अब जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं, दो परमाणु आपस में मिलते हैं उसे कहते हैं संयुक्त परमाणु। क्या कहते हैं उसे, संयुक्त परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि उससे ऐसे पूछा गया कि आप ऐसा करो कि एक संयुक्त परमाणु बनाओ। क्या बनाओ आप, एक संयुक्त परमाणु। इसका मतलब परमाणु जुड़े हुए होने चाहिए और क्या बनना चाहिए, परमाणु आपका इसमें एक होना चाहिए। ये ऐसे कहा कि आप 2 संयुक्त परमाणु बनाओ। तो उसने क्या किया, यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इसमें कितना आएगा, ये आपका सर एक परमाणु, इसका देखो यहाँ पर H और यहाँ पर कहाँ, यहाँ पे देखिए इसमें N परमाणु, क्या होगा इसमें N परमाणु, और यहाँ पर भी क्या होगा बताओ, N परमाणु। तो इसमें क्या बनेगा, यहाँ पर आपका 2N परमाणु, क्या बनेगा बताओ, इसमें 2N परमाणु बनेगा। चलो ये बात भी सही है। उसके बाद देखो कि यहाँ पे जब एक परमाणु, क्या होगा इसमें एक परमाणु, और यहाँ पर भी क्या होगा इसमें आपका एक परमाणु, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 2 संयुक्त परमाणु। क्या बनेंगे इसमें, 2 संयुक्त परमाणु। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु तो 2 हैं, पर कैसी अवस्था में, आपकी संयुक्त अवस्था में। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जब 2 परमाणु संयुक्त होते हैं उसे कहेंगे आपका परमाणु। और कितने परमाणु होंगे आपके, 2 संयुक्त परमाणु। तो यहाँ पे क्या आएगा इसमें बताओ, 2 संयुक्त परमाणु आएगा। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को इसमें, कोई दिक्कत है तो देखो आराम से, ठीक है। हाँ रे भाई, बिंदु पे आओ।
संयुक्त परमाणु हो गया। अब देखो उसके बाद में उसे से बोला गया कि 2 संयुक्त परमाणु है, आप बनाओ इसमें एक संयुक्त परमाणु। क्या बनाना आपको इसमें, यहां पर आप एक संयुक्त परमाणु बना के बताओ, एक संयुक्त परमाणु बना के बताओ। इसका मतलब क्या होगा सर, परमाणु तो एक होगा परंतु कैसे बनेगा, वो लगभग 2 परमाणु से बनेगा, और 2 परमाणु कैसे आपके, आधे आधे। तो इस नौजवान ने क्या किया, बर्जीलियस ने उस परमाणु को तोड़ दिया। कैसे किया, उसने किया 1/2 परमाणु, क्या किया 1/2 परमाणु प्लस 1/2 परमाणु, ये कर दिया उसने। चलो अब तक की बात तो सही थी। जॉन डोल्टन